हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। मैं एग्रीकल्चर के विभिन्न एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। ये क्रॉप प्रोडक्शन की चौथी श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हमने मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर के क्वेश्चंस लिए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस मैंने लिया है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो पहला ऑप्शन है 0.3 से 0.5, 0.5 से 1.5, 2.5 से 3.0, 3.5 से 5.0। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.5 से 1.5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक, पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा 50%, 22%, 17%, 12%। तो पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा 17 से 18% होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 17 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78.03 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर मीन्स म्यूरेट ऑफ पोटास, गोबर की खाद, यूरिया, राइजोबियम कल्चर। तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम किया जाता है। ठीक है, इसमें तो गोबर की खाद नहीं होगा, यूरिया नहीं होगी, म्यूरेट ऑफ पोटास तो फर्टिलाइजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम कल्चर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के लिए किसी तत्व की अनिवार्यता के मानक को अर्थात क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट को किसने दिया है? ऑर्नन ने 1954 में, स्ट्राउट ने 1954 में, निकोलस ने या लिबिग ने। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को ऑर्नन ने 1954 में दिया था। ठीक है, सबसे पहले ऑर्नन ने, स्ट्राउट ने 1939 में दिया था, लेकिन रीडिफाइन किया था 1954 में ऑर्नन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक तत्व स्ट्रक्चरल एलिमेंट या बेसिक एलिमेंट जिसे कहते हैं, तत्वों के द्वारा पौधों का भाग बना होता है। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट के द्वारा, स्ट्रक्चर एलिमेंट सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं, इनके द्वारा पौधों का कितना भाग बना होता है? ठीक, 95%, 45%, 6% या 78%। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट के द्वारा पौधों का 95% भाग बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पोषक तत्व या गौड़ पोषक तत्व जिसे सेकेंडरी एलिमेंट्स कहते हैं, कौन से हैं? ठीक, द्वितीय पोषक तत्व कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक, तो सेकेंडरी एलिमेंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसकी आवश्यकता प्राइमरी एलिमेंट से कम होती है। ठीक है, प्राइमरी के अंतर्गत एनपीके को रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में गतिशील तत्व है मोबाइल न्यूट्रिएंट इन सॉइल। ठीक, मोबाइल न्यूट्रिएंट इन सॉइल मृदा में नाइट्रोजन का NO3 फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म, बोरान, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीज, या नाइट्रोजन का NH4 अमोनियम फॉर्म, या पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस या जिंक, या इनमें से कोई नहीं। तो सोइल में मोबाइल न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म है। ठीक, बोरान है, सल्फर है, क्लोरीन है और मैग्नीज है। ठीक है, और नाइट्रोजन की जो अमोनियम फॉर्म है वह लेस मोबाइल है सोइल में। ठीक है, और फास्फोरस और जिंक ये सोइल में इमोबाइल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है ये मोबाइल है, ये लेस मोबाइल है और ये इमोबाइल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिखा था मोबिलिटी इन प्लांट्स। ठीक है, हाईली मोबाइल प्लांट्स में कौन कौन से हैं? एनपीके हैं। मॉडरेट मोबाइल कौन से हैं? जिंक है। ठीक है, इसमें उसके बाद और है लेस मोबाइल सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, और इमोबाइल है कैल्शियम एंड बोरान। ठीक है, अगला देखते हैं, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं।
ओल्डर ल्यूपर कौन कौन से पोषक तत्व प्रदर्शित करते हैं? NPK, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज, सल्फर या कॉपर, जिंक, कैल्शियम या बोरान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम पुरानी पत्तियों पर दिखाते हैं। आयरन, मैग्नीज, सल्फर, कॉपर न्यू लीफ पर दिखाती है, लक्षण दिखाते हैं। जिंक मिडिल लीफ पर अर्थात न्यू एंड ओल्ड लीफ दोनों पर दिखाती है। और जो कैल्शियम और बोरान है BC, ये टर्मिनल बड्स पर दिखाते हैं। ठीक है, और जो न्यू लीव्स है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट दिखाते हैं, उसका फंडा भी है FM सुनते चलो, FM सुनते चलो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NPK, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम इनकी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाभकारी तत्व बेनिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, लाभकारी बेनिफिशियल एलिमेंट जो किसी स्पेशल पर्पस में काम आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका ऑप्शन देखते हैं। NPK मैग्नीशियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट या सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट या बेरियम। तो बेनिफिशियल एलिमेंट के अंतर्गत सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट और सोडियम को रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इसका तरीका भी है पढ़ने का, स्यू कोना। ठीक है, स्यू कोना, इस प्रकार से स्यू कोना, इसका इस प्रकार से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी कमी के लक्षण पुरानी तथा निचली पत्तियों पर पहले दिखाई पड़ते हैं तथा पौधे पीले येलोइश कलर पड़ने लगते हैं, किस पोषक तत्व के लक्षण हैं? ठीक है, तो पुरानी और निचली पत्ती पर दिखाई पड़ते हैं और येलो के रूप में दिखाई देते हैं, तो वो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस प्रकार के सिम्टम्स बनते हैं, कौन से कलर के बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी कमी के लक्षण पुरानी तथा निचली पत्तियों पर पहले दिखाई पड़ते हैं तथा पौधों की पत्तियां बैंगनी पर्पलिश कलर या सिम्टम्स पड़ने लगते हैं, किस पोषक तत्वों के लक्षण हैं? ठीक है, तो पर्पलिश सिम्टम पौधे में फास्फोरस की कमी से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मेज में मुख्यतः इसके लक्षण दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। निचली पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर पर्पलिश सिम्टम, किसकी कमी से दिखाई देते हैं? फास्फोरस की कमी। ठीक है, और निचली पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर येलोइश सिम्टम्स किससे होते हैं? नाइट्रोजन से। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के जड़ों के विकास, रूट डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पौधे की जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन पौधे के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और पोटेशियम पौधे के को प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका वृद्धि तथा कोशिका भित्ति सेल वाल की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम। तो सेल वाल के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है कैल्शियम। ठीक है, सेल वाल के लिए कैल्शियम है, और क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी कमी से फूलगोभी में व्हीप टेल तथा मूली में कप के समान रचना बन जाती है। ठीक है, तो व्हीप टेल फूलगोभी में और मूली में कप के समान रचना बन जाती है, तो ये मॉलिब्डेनम की कमी से होती है। ठीक है, मॉलिब्डेनम की कमी से होती है व्हीप टेल और कप के समान मूली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में होने वाली हिल रिएक्शन में सहायक होती है? आयरन, मॉलिब्डेनम, जिंक या मैग्नीज? तो हिल रिएक्शन में मैग्नीज पोषक तत्व सहायक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उर्वरक जिसके द्वारा पौधों को किसी एक पोषक तत्व की पूर्ति की जा सकती है उसे कहते हैं?
वह उर्वरक जिसमें पौधे को किसी एक मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, मुख्य पोषक तत्वों में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, सिंपल सिंगल स्टेट फर्टिलाइजर या कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो एक पोषक तत्व की जो पूर्ति करता है उस फर्टिलाइजर को सिंपल या सिंगल या स्टेट फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह उर्वरक जो पौधे के तीनों मुख्य पोषक तत्वों में से किन्हीं दो आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, उर्वरक उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा उर्वरक है? यूरिया है, एसएसपी है, डीएपी है, रॉक फास्फेट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पोषक तत्व होते हैं, जबकि वही यूरिया में नाइट्रोजन होती है, एसएसपी फास्फोरस होती है, रॉक फास्फेट फास्फोरस होती है, ठीक है। लेकिन डीएपी में दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजनधारी उर्वरक का वर्गीकरण नहीं करते हैं। नाइट्रोजन वाली जो उर्वरक होती है उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, सॉरी ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रेट नाइट्रोजनधारी उर्वरक, अमोनियम उर्वरक या अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, एमाइड नाइट्रोजनधारी उर्वरक या साइट्रिक अम्ल में घुलनशील नाइट्रोजनधारी उर्वरक। तो नाइट्रोजन वाली उर्वरक का वर्गीकरण इन चारों के रूप में किया जाता है, परंतु साइट्रिक अम्ल में घुलनशील के रूप में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बोला है नहीं, यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शंस रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल में घुलनशील नाइट्रोजनधारी उर्वरक। तो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील वाले फास्फोरस वाले उर्वरक का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट केन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। तो कैन में 25% तक नाइट्रोजन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर नोट करके लिखा मैंने, कैन उर्वरक को नाइट्रोचाक, सोना खाद, उदासीन उर्वरक अर्थात न्यूट्रल फर्टिलाइजर तथा किसान खाद भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, कैन को इन सब नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट में, ठीक है, जो राइस के लिए अच्छा उर्वरक माना जाता है अमोनियम सल्फेट, उसमें नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा 24%, 35%, 40% या 20.6%। तो कैन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 20.6% तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनियम के रूप में या एमाइड के रूप में, NH2। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में बायूरेट की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। बायूरेट कंटेंट 1.5%, 2%, 40%, 20.6%, ठीक है। तो यूरिया में बायूरेट 1.5% तक होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में यूरिया को डाले जाने पर मृदा में उपस्थित यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का जल अपघटन हो जाता है और निम्न तत्व बनता है, ठीक है। तो जब हम यूरिया को भूमि में डालते हैं, सोइल में डालते हैं, तो यूरिएज एंजाइम होती है, उसके द्वारा यूरिया का अपघटन होता है। तो कौन से तत्व बनता है? अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम बनता है या अमाइड बनता है? तो सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नाइट्रोजन उर्वरक में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है, ठीक। डीएपी, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन वाले उर्वरक में यूरिया प्रयोग किया जाता है भारतवर्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादित नहीं होता है? कौन सा उर्वरक का प्रोडक्शन भारत नहीं करता है? म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से सभी। तो जितने भी पोटेशियम वाले उर्वरक होते हैं उसे हमारे देश में उत्पादन नहीं किया जाता है, हम उसका रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर बाहर से लाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी में पोटेशियम है। तो जितने भी, याद रखेंगे, जितने भी उर्वरक में पोटेशियम लिखा हुआ रहे उस सभी के सभी पोटेशियम उर्वरक को हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन की हानि होती है विनाइट्रीकरण के रूप में, डिनाइट्रिफिकेशन, निच्छालन के रूप में, लीचिंग एवं अपर्दन के रूप में, रन ऑफ के रूप में, वोलेटिलाइजेशन के रूप में, या इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन की हानि सॉइल से इन सभी के रूप में होती है, ठीक है। इनमें से
सबसे अधिक हानि वोलेटिलाइजेशन से भारत में होती है। लगभग 60% की हानि भारत में वोलेटिलाइजेशन से होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे नाइट्रोजन के किस रूप को ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन के किस रूप को ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, NO3 के रूप में, NO3 1- है, अमोनियम के रूप में NH4+, नाइट्राइट के रूप में NO2 के रूप में, अ एवं ब दोनों। तो पौधे नाइट्रोजन के दोनों रूप को ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप को और अमोनियम के रूप को। इस पौधे नाइट्राइट के रूप को ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होती है। पौधे सिर्फ नाइट्रेट के रूप को और अमोनियम के रूप को ग्रहण करते हैं, और इनमें से भी अधिकतर पौधे नाइट्रोजन के नाइट्रेट रूप को ग्रहण करते हैं। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पौधे नाइट्रोजन के किस रूप को ग्रहण करते हैं? तो दोनों रूप को यहाँ पर ग्रहण करते हैं, तो अ एवं ब दोनों। ठीक है, और परंतु ऐसा क्वेश्चन रहे कि सबसे अधिक किसे ग्रहण करते हैं, किस रूप ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान नाइट्रोजन के किस रूप को ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमाइड के रूप में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो धान अधिकतर नाइट्रोजन के अमोनियम रूप को ग्रहण करता है। ठीक है, धान, आलू, ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रीकरण प्रक्रिया, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में अमोनियम NH4+ किस रूप में परिवर्तित होता है? ठीक है, किस रूप में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमाइड के रूप में। तो नाइट्रिफिकेशन में जो प्रक्रिया होती है उसमें बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में अमोनियम का पहले नाइट्राइट में परिवर्तन होगा, उसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। तो लास्ट जो बनती है, लास्ट जो प्रोडक्ट बनती है वह नाइट्रेट होती है। ठीक है, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पर, लेकिन नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होती है। यहाँ पर डिस्क्राइब करके भी लिखा है मैंने। पहली प्रक्रिया में नाइट्राइट आयन बनती है, दूसरी क्रिया में यह नाइट्राइट आयन नाइट्रेट आयन में बदलते हैं, अर्थात अमोनियम आयनों से नाइट्रेट आयनों में परिवर्तन को ही नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया रहते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, कीमोट्रोप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर पौधे फास्फोरस को किस रूप में लेते हैं? ठीक है, अधिकतर पौधे फास्फोरस को किस रूप के लेते हैं? H2PO4 1- H2PO4 2-, PO4 ये 3- है, इनमें से सभी। तो अधिकतर पौधे फास्फोरस के H2PO4 1- रूप को लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फेटिक उर्वरकों में सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है तथा इसका उपयोग सर्वाधिक होता है, वह कौन सा उर्वरक है? SSP, DSP, TSP, इनमें से सभी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उर्वरक एवं सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक, अगला देखते हैं। SSP में, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। सल्फर की प्रतिशत मात्रा, SSP में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है 12%, जबकि फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 16%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस की उपलब्धता किस pH पर पौधे को सर्वाधिक होती है? तो फास्फोरस की सबसे अधिक उपलब्धता पौधे को 6.5 से 7.5 पर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक फास्फेट में P2O5 फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। रॉक फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 20 से 40% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। की ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को कहा जाता है? की ऑफ लाइफ के नाम से फास्फोरस को कहा जाता है, की ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लग्जरी कंजप्शन के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है? लग्जरी कंजप्शन के नाम से पोटेशियम को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्ची हड्डी का चूरा रॉ बोन मिल में P2O5 की प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है, इसमें कितनी होती है? रॉ बोन मिल में 20 से 25% फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टर्ब कर दिया आज। देखते हैं।
म्यूरेट ऑफ पोटास KCl केमिकल नाम। इस उर्वरक को तंबाकू, गन्ना, आलू, चुकंदर की फसलों पर उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोरीन इन फसलों के गुणों को खराब कर देती है। तो इन फसलों में पोटास की पूर्ति हेतु किस पोटेशिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस लिखा हुआ यहाँ पर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो जिन फसलों में म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं डालते हैं या नहीं डालनी चाहिए, उनमें पोटेशियम सल्फेट डालनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास में क्लोराइड है, ये पौधे के फसल के गुणों को खराब कर देती है, इसलिए वहां पर पोटेशियम सल्फेट डालनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एक जल फर्न, वाटर फर्न है तथा पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति करना है। यह जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया जिसे बीजीए कहते हैं, एजोला या राइजोबियम। तो वाटर फर्न कौन सा है? एजोला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एजोला है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखा है मैंने, एजोला एक फर्न है जिसमें एनाबिना एजोली नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करती है। ठीक है, ये सिम्बायोटिक के रूप में रहती है एनाबिना एजोला। ठीक है, देयर आर 6 स्पीसीज ऑफ एजोला। एजोला की 6 स्पीसीज होती है। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं इसे। अगला फिर से नोट करके लिखा है, राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, एजोला, ये तीनों सिम्बायोटिक होती है और एजोटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक होती है। बराबर से ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एजोटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकोराइजा जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है भी, जो भूमि में उपस्थित किस पोषक तत्वों की पौधे को उपलब्धि कराता है? ठीक, माइकोराइजा पौधे को फास्फोरस की पूर्ति करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का सूत्र निम्न है। ठीक, CaH2PO4 2.H2O। तो सिंगल सुपर फास्फेट पूरा को आप लोग देख लीजिएगा, CaH2PO4 2H2O है। ठीक है, ये होती है सिंगल सुपर फास्फेट SSP की केमिकल फार्मूला। ठीक, जिप्सम का सूत्र निम्न है। तो जिप्सम का सूत्र भी मैं बता देता हूं, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये नीचे होगा, यहाँ पर ये 4 भी नीचे होगा, तो इसका आंसर होगा A। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइजोबियम कल्चर को सही मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लाइंस मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, अर्थात राइजोबियम मेलिलोटी अल्फाल्फाम करते हैं, राइजोबियम ट्राइफोली क्लोवर बरसीम में करते हैं, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम पीस में करते हैं, राइजोबियम फेजियोलिस बीन्स में करते हैं, राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन्स में करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लाइन्स में हैं जो सीधे हैं वो सब के सब सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त भूमि सेचुरेटेड भूमि में धान की फसल को नाइट्रोजन की प्राप्ति हेतु यूरिया को या अमोनियम उर्वरक को किस जोन या क्षेत्र में देनी चाहिए? ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड जोन, रिड्यूस्ड जोन, अनसेचुरेटेड जोन या ऑल ऑफ दिस। तो संतृप्त सेचुरेटेड सोइल में धान की फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया को रिड्यूस्ड जोन में देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भूमि में सामान्यतः किस सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिकतर देखी जाती है? माइक्रोन्यूट्रिएंट की। ठीक है, किसकी कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी देखी जाती है? आयरन की, जिंक की, बोरान की, मोलिब्डेनम की। तो भारत में मुख्यतः जिंक की कमी देखी जाती है और मेजर न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है भारत में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरिक एसिड में बोरान की प्रतिशत मात्रा होती है 17%, 20%, 11% या इनमें से कोई नहीं। तो बोरिक एसिड में बोरान की प्रतिशत मात्रा 17% होती है। बोरिक एसिड जिसे फोलियर स्प्रे के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट में आयरन की प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक, 17%, 20%, 11%, इनमें से कोई नहीं। तो फेरस सल्फेट में आयरन की प्रतिशत मात्रा 20% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने हेतु, टोटल नाइट्रोजन परसेंट की ज्ञात करने हेतु मृदा की कितनी मात्रा ली जाती है? 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन ज्ञात करने के लिए 5 ग्राम सोइल लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। अगले टेस्ट सीरीज में फिर से मिलेंगे। इसे कोशिश करिएगा आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं। थैंक यू।